बात 21 जनवरी 2019 की है। चेन्नई का एक बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड है, डंपिंग यार्ड। कई फिल्मों में आपने देखा होगा जहाँ शहर भर के कचरे को लाकर फेंका जाता है। बहुत बड़े एरिया में फैला होता है, वहाँ आप ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं हो सकते, बदबू इतनी तेज़ होती है। इत्तेफाक से मुझे ऐसे कई डंपिंग यार्ड में जाने का मौका मिला मजबूरी में, किसी न किसी क्राइम सीन के चक्कर में, और वहाँ वाकई खड़ा रहना मतलब क्या बताऊँ। आकर घर कई बार नहाते हैं तब भी बदबू नहीं जाती कपड़ों से, लेकिन पेशे की मांग है तो गया हूँ कई बार। तो 21 जनवरी 2019 को चेन्नई के इसी डंपिंग ग्राउंड से एक शख्स गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र कूड़े के ढेर में एक पॉलीथीन पर पड़ी। जब उसने पॉलीथीन को देखा जाकर करीब तो वो सिहर उठा। उसके अंदर से कुछ इंसानी उंगलियां नजर आ रही थी। हिम्मत करके वो और करीब गया। जब करीब गया और उसने पैर से थोड़ा सा पॉलीथीन को हिलाया डुलाया तो एक पूरा हाथ बाहर निकल आया। वो घबरा गया। इसके बाद फ़ौरन वो लोकल लोगों के ज़रिए पुलिस तक की खबर देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पॉलीथीन को खोलती है। पॉलीथीन के अंदर एक महिला का कटा हुआ हाथ था, राइट हैंड, और कुछ उंगलियां थी कटी हुई, और उसमें पैर भी थे। पुलिस ने उसको उठाया, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब उसको उठाकर ले गई, हॉस्पिटल में रखवा दिया। तभी कुछ देर बाद चेन्नई के एक दूसरे पुलिस स्टेशन को एक और कॉल आई कि वहाँ पर एक अय्यर नदी है, उसी नदी के पास भी एक पॉलीथीन है, और उस पॉलीथीन में भी एक हाथ है और कुछ उंगलियां हैं। पुलिस वहाँ पहुँचती है, उस पॉलीथीन को उठाती है, उसमें से भी लाश के टुकड़े थे, ले जाती है। फिर शाम होते होते ऐसी एक दो जगह से और खबर आती है, सारे ऐसी सुनसान जगह, तो उन सारी जगहों पे पॉलीथीन एक ही तरह की और उसमें इंसान के हाथ पैर उंगलियां। तो वो सारी चीज़ें पुलिस इकट्ठा करती जाती है, और जब ये सारी इकट्ठा हो जाती है अगले दिन फिर इसके बाद कोई खबर नहीं आती। तो जो सारे टुकड़े जोड़े गए थे उसको देखकर ये पता चल गया था कि ये किसी महिला की लाश के टुकड़े हैं, लेकिन सर और एक पैर अब भी गायब था। बाकी जिस्म का पूरा हिस्सा मिल चुका था, सर नहीं था और पैर नहीं था। अब पुलिस ने उन सारे टुकड़ों के जरिए मरने वाले की शिनाख्त करने की कोशिश की। चेन्नई में जितने भी थाने थे हर जगह खबर भिजवाई गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस आसपास के इलाकों में भी ढूंढती रही, कई टीमें बनाई गई। फिर पुलिस को लगा कि शायद सर और बाकी हिस्से जो है वो मिल जाए तो उससे कुछ केस को सुलझाया जा सके। तो उन्होंने कहा कि पहली जो क्लू मिली है, पहला पॉलीथीन, वो इसी डंपिंग यार्ड से मिला था, तो हो सकता है वहाँ और मिले। अब पुलिस की कई टीमें मजदूरों को इकट्ठा करती है और करीब 12,000 टन कचरे को उलट पुलट करके रख देती है एक इंसानी सर और पैर की तलाश में। 12,000 कचरे टन, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती। अब राजीव गांधी जनरल हॉस्पिटल में इन सारे शव के टुकड़ों को रख दिया गया था। पुलिस अब कोशिश कर रही है कि महिला का एक बार सुराग मिले तो फिर आगे की कहानी पता चले। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 25 दिन बीत जाते हैं। अब 21 जनवरी की जगह फरवरी का महीना आ गया। पुलिस के हाथ अब भी खाली है, मॉर्चरी में उसी तरह लाश के टुकड़े हैं, सर और एक पैर गायब है। तभी 25 दिन के बाद चेन्नई के ही थुतुकोडी पुलिस स्टेशन में से एक फ़ोन आता है। ये जो डंपिंग यार्ड पुलिस स्टेशन थी, जो जुरिस्डिक्शन वहाँ पर, और वो बताता है कि साहब हमसे एक गलती हो गई। यहाँ पर ना करीब 25 दिन पहले एक महिला आई थी और उन्होंने एक रिपोर्ट लिखाई थी अपनी बेटी की गुमशुदगी की, और उसकी उम्र भी लगभग वही है, करीब 30-35 के दरमियान, बल्कि 38 साल। पुलिस को पहली बार क्लू मिला, वो उस एड्रेस पर जो कंप्लेनेंट थी उसके घर पहुंची। उसने पूछा तो उसने कहा एक मेरी बेटी, उसका नाम संध्या है और वो गायब है, 25 दिन हो गए। मैं उसके हस्बैंड से पूछती हूँ, हस्बैंड कहता है वो तो लास्ट 19 जनवरी को निकली थी और उसके बाद यही कहते गए थी कि मायके जा रहे हैं, लेकिन आई नहीं, और 21 जनवरी को लाश के टुकड़े मिले थे। अब लाश के टुकड़े हैं, सर नहीं है, पैर नहीं है, शिनाख्त भी कैसे हो। खैर फिर भी पुलिस वाले उसको लेकर मॉर्चरी पहुंचे, उनके घर वालों को। इस दौरान में एक पुलिस वाले ने कहा साहब बड़ी हिम्मत करके मैंने देखी थी, जो लाश के टुकड़े थे, जो हाथ मिले उसमें एक हाथ पर एक टैटू बना हुआ है, और उस टैटू के जरिए भी कुछ शिनाख्त हो सकती है। तो दाहिने हाथ पर जो ये टैटू बना हुआ था वो उसकी माँ को दिखाया गया, जिस कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट की थी। माँ ने जैसे ही टैटू देखी वो रो पड़ी कि यही उसकी बेटी संध्या है। फिर एक पैर जो मिला उसमें कुछ पाजेब टाइप की चीज़ें थी, उसने उसको भी पहचान लिया, और इस तरीके से ये कंफर्म हो गया कि ये लाश जो टुकड़ों में अलग अलग जगहों से मिली थी ये संध्या की है। अब पुलिस मर्डर का केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू करती है। माँ से स्टेटमेंट लेती है। माँ बताती है कि मैंने अपने दामाद को फ़ोन किया, दामाद कह रहा वो 19 फरवरी को घर से निकली थी और
उसके बाद मुझे भी पता नहीं। अब पुलिस इस बात पे हैरान कि जिसकी बीवी अगर 25 दिनों से गायब है तो वो पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाया कि नहीं। चेक किया जाता है, पता चला नहीं, उसने कहीं रिपोर्ट नहीं लिखाई। पुलिस को शक होता है। अब पुलिस बालकृष्ण, संध्या का हस्बैंड, उसके घर पहुंचती है, पूछताछ के लिए उसे कस्टडी में लेती है। बालकृष्ण जो तमिल फिल्मों में एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे और उन्होंने लास्ट एक फिल्म बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई, माली हालत ख़राब थी। तो शुरुआत में पूछताछ में वो कहते थे कि मेरी बीवी तो चली गई थी 19 को ही मायके, हमारा कुछ झगड़ा हुआ था, इनके 2 बच्चे भी थे। लेकिन फिर पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि 19 और 20 तारीख के दरमियान बालकृष्ण कई बार अपने घर से निकला और उसके हाथ में कई ऐसे पॉलीथिन थे जो सेम डंपिंग यार्ड से लेकर अलग अलग जगह मिले। पुलिस की टीम अब घर पहुंचती है। जब घर पहुंचती है तो सेम पॉलीथिन जिसमें लाश के टुकड़े मिले थे वही घर पर मिलते हैं। अब पुलिस को यकीन हो जाता है। पुलिस ऑफिशियली अरेस्ट कर लेती है बालकृष्ण को और अब उससे तसल्ली से पूछताछ करती है। कुछ वक्त के बाद ही बालकृष्ण अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि उसी ने अपनी पत्नी को मारा है। अब जो पूरी कहानी सामने आती है इसके बाद, वो कहानी ये थी कि बालकृष्ण तमिल फिल्मों में एक प्रोड्यूसर था। 2002 का दौर था। संध्या अपने छोटे से शहर से चेन्नई आई थी एक एक्ट्रेस बनने के लिए। छोटे मोटे उसने रोल भी किए। इसी दौरान में एक फिल्म में सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए उसकी मुलाकात बालकृष्ण से हुई। 2002 की ये बात थी। दोनों मिले, उसके बाद दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया, फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और दोनों ने शादी कर ली। बाद में दोनों के बच्चे भी हुए। अब संध्या एक प्रोड्यूसर की वाइफ थी और फिल्मों में अपना ट्राई कर रही थी, कुछ छोटे मोटे रोल मिले भी, लेकिन जो उसका सपना था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। इस दौरान में बालकृष्ण की भी कुछ फिल्में जिसमें पैसे लगाए वो सब डूब गए। अब उसकी माली हालत भी खराब। बालकृष्ण की जब माली हालत खराब हुई तो संध्या ये सोचकर कि चलो हस्बैंड की कुछ मदद करेंगे, कुछ अच्छे फिल्म मिल जाए, ऑफर मिल जाए, रोल मिल जाए, तो ये सोचकर अब वो फिल्म इंडस्ट्री में फिर से डायरेक्टर प्रोड्यूसर के चक्कर काटने लगी। पर बालकृष्ण को अब ये पसंद नहीं था। इस बात में झगड़ा हुआ। संध्या ने एक दिन झगड़े के बाद बालकृष्ण का घर छोड़ा और अपने माँ बाप के घर पहुंच गए और वहीं रहने लगी। दोनों बच्चे बालकृष्ण के पास थे। अब बालकृष्ण और परेशान उठा। उसने अपने दोनों बच्चों को अपने भाई के हवाले किया और कहा कि मैं फिर से अपनी फिल्म में कामयाबी के लिए कोशिश करता हूँ। इस दौरान फिर संध्या भी अपने फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा कदम रखने के लिए ज़ोरों शोर से कोशिश करने लगी। वो अलग अलग जाकर प्रोडक्शन हाउस से, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से मिलती। ये बात बालकृष्ण को पता चली। बालकृष्ण को धीरे धीरे लगा कि फिल्मों के ऑफर और फिल्मी दुनिया की कुछ सच्चाई शायद पता हो। तो उसे लगा कि कोई ना कोई है जो संध्या की ज़िंदगी में आ चुका है, कोई बॉयफ्रेंड है और फिल्मों में उसको फिल्में दिलाने के लिए मदद कर रहा है। अब वो शक करने लगा। उसे ये भी लगा कि शायद संध्या अब कास्टिंग काउच का भी शिकार हो रही है। कास्टिंग काउच एक शब्द, एक टर्म यूज़ होता है फिल्म इंडस्ट्री में, किसी को कोई रोल देने के लिए, खासतौर पर फीमेल एक्ट्रेस को, उसका शोषण करना। तो अब ये शक होने लगा। उसे लगा कि संध्या को शायद 1-2 ऐसे प्रोजेक्ट मिल भी गए, तो उसे लगा कि ये आसानी से नहीं मिला, इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बालकृष्ण को बहुत गुस्सा आया। फिर उसने संध्या को पहली बार, अब संध्या चूँकि अलग रह रही थी, उसने उसको कांटेक्ट किया और कहा कि ठीक है, तुम फिल्म में काम करना चाहती हो, मैं तुम्हें अब रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम घर लौट आओ, बच्चे दोनों अकेले हैं और अब मैं झगड़ा भी नहीं करूँगा। संध्या को लगा कि शायद बालकृष्ण बदल गया। वो 19 जनवरी को घर लौट आती है 2019 अपने पति के पास। लेकिन घर लौटते ही फिर से झगड़ा होता है और इस झगड़े के बाद बालकृष्ण घर के अंदर ही गला घोंट कर संध्या को मार देता है। फिर लाश को रखता है। बच्चे दोनों बीवी भाई के पास थे, बाथरूम में। इसके बाद बाजार जाता है, वहाँ से तेज़धार हथियार खरीदता है, पॉलीथिन खरीदता है, बोरी खरीदता है। आने के बाद तसल्ली से लाश के कई टुकड़े करता है। फिर इसके बाद वो पहली किस्त ले आकर जो डंपिंग यार्ड था चेन्नई का सबसे बड़ा, जहाँ कचरा फेंका जाता है, वहाँ फेंका। उसे लगा कि हज़ारों टन कचरों में ये भी छुप जाएगा। बाकी किसी नदी के किनारे, कहीं जंगल के किनारे फेंकता गया और फिर आराम से घर में रहने लगा। लेकिन 25 दिन बाद माँ ने जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई तब ये कहानी सामने आई। पुलिस ने उसकी सारी बातें सुनी, उससे पूछा सर और पैर। उसने कहा उसने डंपिंग यार्ड में ही फेंका। पुलिस ने फिर से तलाशी ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज 6 साल हो गए। इन 6 सालों में संध्या का सर और बायां पैर दोनों बरामद नहीं हुआ और अब इसकी उम्मीद भी नहीं है। ये मामला अब भी लोअर कोर्ट में है।
फैसला शायद आने वाला है। अपनी ही पत्नी का कत्ल और बेरहमी से लाश के टुकड़े और टुकड़ों को भी कहां कहां फेंका, डंपिंग यार्ड तक में जाकर। तो जब भी फैसला आएगा आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। फिलहाल इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही।